हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इक्वल मैट्रिक देख लिया था और यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे एम्फेसिस करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात ये है कि हमने लिखा इफ़ देयर। सबसे पहले तो ये स्पेलिंग्स ठीक कीजिए भाई, और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए हमें क्षमा कीजिए आप, ठीक है। यही सेम टू सेम देयर यहाँ पे लिखिएगा। अच्छा, इसमें क्या कहानी है समझने की। देयर एलिमेंट्स आर सेम, इसका मतलब ये नहीं कि सारे एलिमेंट्स सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम मुझे लिखना चाहिए था। देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग मतलब इसके करस्पॉन्डिंग। 2 का करस्पॉन्डिंग कौन है भाई? ये दीज आर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 7 का करस्पॉन्डिंग 7 है, तो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। ये छोटी सी ऐड कर लीजिए, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है अपने को। चलिए आज की जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बाय अ कांस्टेंट स्केलर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि एक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होने वाला है। देखिए ज़रा ध्यान से। तो सबसे पहले इसको हम टेक्निकली समझेंगे और उसके बाद फिर जो जनरली फॉर्मूलेस होते हैं उन पे आ जाएंगे। एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं आपके लिए, कि मैट्रिक्स मैंने ले लिया ए। अब यदि मैट्रिक्स बोलता है कि यदि आप इसे परफॉर्म करना चाहते हैं और इसमें परफॉर्म करके आप यदि मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्केलर नंबर का, तो ये स्केलर नंबर इसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि 3a की वैल्यू जो होगी वो ये होगी कि सारे एलिमेंट्स में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 6 हो जाएगा, ये भी ये भी 6 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट 9 एंड दिस इज नथिंग बट 12। ये हो जाएगा सब। ये मैट्रिक्स बोलता है कि जब भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि स्केलर का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। सो जनरल डेफिनेशन में क्या आता है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, और इसका एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन। यदि आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इसमें, किसमें? आपके मैट्रिक्स ए में, तो इस के का एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसाइड, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें? आपके एलिमेंट्स में। यानी कि एलिमेंट्स बोले तो के टाइम्स ऑफ ए आई जे हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स में इस के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बोल रहा है आपका मैट्रिक्स का ये फंडा, जिसमें आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। अच्छा, ऐसा होता है क्या? जी हाँ, ऐसा होता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं। वहां पे क्या होता था, ताकि कंपैरिजन में आपको याद रहे। ये है मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की। कंपैरिजन हो जाएगा, वहां पर भी बोला था कि कंपैरिजन से चीजें देखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। डिटरमिनेंट में आते हैं जरा, आइए 2 मिनट के लिए डिटरमिनेंट में। चलिए, आपके पास डिटरमिनेंट था ए, लाइक दिस। इस डिटरमिनेंट में यदि आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो चलो एक काम करता हूं, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी मैं मान लेता हूं a1, a2, a3 एंड a4। ये है, इसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है साहब के से। तो डिटरमिनेंट में क्या सीखा था कि जो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो या तो किसी रो में होगा या किसी कॉलम में होगा। यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते थे कि के a1 के a2, ये हो जाएगा a3 और ये हो जाएगा a4। ये किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब बराबर की बात है। यानी कि के a1 के a3, ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा a4। ये दोनों बराबर चीज है। ये हमने डिटरमिनेंट में देखा। लेकिन यहां क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो। यहां पे सपोज ए मैट्रिक्स में ले लिया हूं आपके लिए, लाइक दिस। ये भी ले लेता हूं मैं, चलो a11 ले लेता हूं, a12, a21 एंड
2 2, ये मैट्रिक्स ले लिया A 2 2, ठीक है। अब ये बोलता है कि यदि आप इसमें किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, डिटरमिनेंट में नहीं, मैट्रिक्स में हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप एक कांस्टेंट k ही मान लो, k से मल्टीप्लाई करते हो इस a को, तो डिटरमिनेंट और सॉरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये कह रही है कि आपको इस k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को, A12 k A21 एंड दिस इज नथिंग बट k A22, ये होने वाला है साहब। तो डिटरमिनेंट में ये होता है कि किसी एक रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स में लगता है, लेकिन ये पूरा सब जगह लगेगा, ठीक, सब जगह लगेगा। अब देखो जरा, ये मैंने क्यों लिया था उसका मैं तात्पर्य समझाऊंगा आपको, ठीक है। एक मैट्रिक्स था जो कि ये था 2 3 2 4, उसमें आपने एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया तो नया मैट्रिक्स बन गया, इसमें तो कोई शिकायत नहीं है ना किसी को, ठीक है। इनके डिटरमिनेंट में क्या होगा ये अगले पेज पे समझाता हूँ, यहाँ पे ये कम बचेगा। 2 3 2 4 लिख लेता हूँ जरा मैं इधर, 2 3 2 4, ओके, ये 2 3 2 4 है साहब। क्या है ये मेरा सर मैट्रिक्स है। अच्छा, क्या इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है सर। इसका यदि आप डिटरमिनेंट में इंटरेस्टेड हैं तो डिटरमिनेंट में निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 2 गुना 4 दैट इज 8 माइनस 3 गुना 2 दैट इज 6, सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2। सीधी सी कहानी थी। अब आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो? आप 3a कर दे रहे हो इसे, है ना। आप इसमें अब तब्दीली करके ये कर रहे हो कि 3a कर दे रहे हो। तो सबसे पहली बात, यदि 3 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा तो आपके मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। 3 का बाहर गुणा किया मतलब 3 का अंदर गुणा मतलब सारे एलिमेंट्स में गुणा कर दिया आपने। अच्छा, तो चलो करके देखते हैं जरा 3a क्या आता है। 3a जो है वो हमारा आ रहा है, 3 का गुणा हो जाएगा सब दूर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 12। आइए अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर इसका डिटरमिनेंट, कौन सी बड़ी बात है। 3a ये डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो जरा देखना 12 गुना 6 है ना ये, हाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, हाँ, तो दिस इज नथिंग बट 72 माइनस 54, एम आई राइट? ये होगा दिस इज नथिंग बट 12 6, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं हुआ, 9 और 6, यस। सो 12 गुना 6 इज नथिंग बट 72 माइनस 54, कितना बचता है जरा देखते हैं, आइए। सो यहाँ मेरा बचेगा 54, ये 60 हो गए, तो 12 और 18, एम आई राइट? यस, 18। CA की वैल्यू हो गई 18। पहले वैल्यू कितनी थी बेटा? 2 थी। ध्यान से देखो जरा, यहाँ से एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला निकल के आएगा। इतना सब कुछ कर लिया ना, आपके पास मैट्रिक्स A था, उसका डिटरमिनेंट 2 था, आपने उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, तो करने के बाद डिटरमिनेंट वैल्यू हो गई 18। अच्छा, तो यहां से एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला निकल के आता है और वो फॉर्मूला ये कहता है कि यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस n का है, क्योंकि इसी का स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट संभव है जी, ओके, इसका डिटरमिनेंट a है, ये लीजिए साहब। अब आप क्या कर दे रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं k का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसका जो डिटरमिनेंट है ना बेटा, उसमें क्या हो जा रहा है, इस k की पावर n का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। मैं भी आपको बताता हूं इस एग्जांपल से। ये एग्जांपल जो आपने किया वो देखो, आपके पास मैट्रिक्स A है, उसका डिटरमिनेंट कितना है बेटा? 2, इसका डिटरमिनेंट 2 है, ठीक है। आपने इसमें मल्टीप्लाई किया 3 से, तो नया डिटरमिनेंट जो होगा वो 3 की पावर n, 3 की पावर n इज नथिंग बट द ऑर्डर, टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस। सर इसका ऑर्डर 2 है,
मल्टीप्लाई विद द पुराना डिटरमिनेंट जो है दैट इज 2, तो ये वैल्यू कितना दे रहा है 18, 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9 गुणा 2 इज 18। समझ में आया कि नहीं आया साहब? ए का डिटरमिनेंट ये था, के का डिटरमिनेंट यदि आपसे पूछ ले तो वो होगा k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। समझ में आई ना बात? एक क्वेश्चन देता हूं मैं, एक क्वेश्चन हल करते हैं इस पे, ठीक है? क्वेश्चन का नंबर कौन सा होगा वो देख लेने दो। ले लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ आवर सीक्वेंस। इफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A, determinant of a matrix is 12, then determinant of 4A is। अब कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं तो करेंगे कैसे? फिर उसी फॉर्मूले की शरण में जाना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है 12। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 4A का डिटरमिनेंट क्या होगा, या आपसे डायरेक्टली 4A डिटरमिनेंट लिख के ही बोल दे कि 4A की वैल्यू क्या होगी इन डिटरमिनेंट, तो हम जानते हैं कि सर वो होगी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसकी ऑर्डर का पावर, इसकी ऑर्डर कितनी है कि 3 है, तो इसका पावर 3 गुना 12, तो ये होगा इसका आंसर। क्लियर है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जब भी आपका सपोज एक मैट्रिक्स है, हाँ, अब यहां से एक और चीज हम नए सिरे से सीखते हैं कि एक मैट्रिक्स से यदि आप कुछ बाहर निकालना चाह रहे हो, आप मैट्रिक्स से कुछ भी बाहर निकालना चाह रहे हो, तो शर्त यह है कि वो बाहर जो भी निकलेगा वो उसके सारे एलिमेंट्स में होना चाहिए, तभी निकलेगा। समझ रहे हैं ना बाद में? जैसे कि यहां से आप क्या कॉमन निकाल के ले सकते हैं? 3 कॉमन निकाल के लेके आ सकते हैं, बिकॉज दैट 3 इज मल्टीप्लाई एवरीवेयर। यहां से समझ में आ गई बात? लेकिन डिटरमिनेंट में हमने क्या पढ़ा था कि भाई या तो रो या कॉलम से चीजें बाहर निकलेंगी। क्लियर है ना? चलो, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। अब हम आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस चलिए करेंगे। उससे पहले एक चीज और मुझे याद आई है जो करवाना चाहिए। सपोज ध्यान से देखना, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं और मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं आपके सामने 3, 4, 5, 7। दिस इज अ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं हम A, ठीक है? और आपके सामने एक डिटरमिनेंट ले रहा हूं, डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट की वैल्यू लिख लेता हूं मैं 4, 5, 2, 1। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू लिख लेता हूं, ठीक है? अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, या फिर आप 3 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं A में और 3 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं आपके B में, यानी कि डिटरमिनेंट में। ये आपका टास्क है जो आप करने जा रहे हैं। तो जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में, तो ये इंश्योर करेगा कि 3 का मल्टीप्लाई सब जगह करना है। कौन करेगा ये इंश्योर? मैट्रिक्स, टर्म मैट्रिक्स। तो 3 का मल्टीप्लाई सब जगह होगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 21। एम आई राइट? 3 5 गुना 3, 4 गुना 3, 7 गुना 3, ये होगा हमारा 3A। सो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब 3B की बात करोगे तो ये तय है कि ये 3B जो है, ये 3 का गुणा किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स में कर दो या किसी कॉलम के उसमें कर दो, तो ये क्या हो सकता है? 3B क्या हो सकता है? 3 का गुणा यहां किया, सो दिस इज नथिंग बट 12। 5 में किया, सो दिस इज नथिंग बट 15। बाकी 2 और ये दोनों देखते रह गए एज इट इज, ओके? या फिर आप इस 3 का गुणा यहां पे कर दो, इस कॉलम में कर दो, यानी कि इसको 12 लिख दो और इसको 6 लिख दो, बाकी 5 और 1 एज इट इज। या फिर आप सिर्फ सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 और 5 एज इट इज, 3 का गुणा किया, सो दिस इज नथिंग बट 6 और ये 1।
या फिर आप दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। सो 4 2 दिस इज नथिंग बट 15 एंड 3, ये सब बराबर होंगे। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का अच्छा खासा कंपैरिजन हमने कर दिया है। अब चीजें आपकी खोपड़ी में हमेशा क्या रहेंगी, एकदम घुसी हुई रहेंगी। यस और नो। चलो तो अब हम आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। अच्छा, दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकें या दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकें तो क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या कानून है। देखो, सबसे पहला नियम ये होता कि दोनों के दो मैट्रिक्स है, यदि आप उन्हें जोड़ना चाहते हो तो उन दोनों के ऑर्डर सेम होना। जैसे कि एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं A और वो मैंने बनाया A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब आप यहां पे ले रहे हो एक अनदर मैट्रिक्स B और ये है आपका B11 B12 B21 एंड B22, ये है साहब, ठीक है। तो ये भी कितना है, 2 क्रॉस 2 का। इन दोनों को यदि जोड़ेंगे बेटा, सो आपको क्या करना है, A प्लस B करना है। यदि आप इन्हें जोड़ते हो तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो, दैट्स इट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोले तो इसकी पोजीशन जो है, इसकी पोजीशन, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, इधर 1 1, एक पोजीशन का रिमार्क 1 1, यहां B11, 1 2 के लिए यहां B12, तो इनका समेशन कर दो। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा A11 प्लस B11 रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, ये इसके साथ जुड़ जाएगा A12 प्लस B12, A21 प्लस A22 प्लस B21, ये हो जाएगा A22 प्लस B22। तो ये हो जाएगा, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब इनके ऑर्डर सेम हो। सोचो आपके ऑर्डर सेम नहीं होते, इसमें 3/3 होता, तो भाई 3/3 में तो B12 के बाद B13 आता, और यहां B13 के लिए A13 है क्या, नहीं है। तो जोड़ते कैसे, तो सबसे पहली कंडीशन, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है वो सेम होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस लिख लीजिए, शुड बी सेम। ये पहली कंडीशन है साहब, कि हमारे ऑर्डर जो है ना वो सेम होने चाहिए। बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपके ऑर्डर सेम है तो आप यदि एक C मैट्रिक्स बना रहे हो, दो मैट्रिक्स को जोड़ के A प्लस B को, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सपोज C का ये वर्जन Cij हो गया, Cij, इसका ऑर्डर, इसका सभी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये यदि m गुना n है तो ये भी m गुना n होना चाहिए। इसका मटेरियल क्या हो गया इनसाइड, Aij, ये m गुना n, प्लस इसको यदि करेंगे तो ये हो जाएगा Bij, इसका ऑर्डर कितना बेटा, m गुना n। तो जो समेशन होगा ना, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पे यदि आप चले जाओगे, मान लो C11 चले जाओगे, तो वो हो जाएगा A11 प्लस B11। समझ में आ गई। ऑन द सेम नोड, यदि फ्रॉम दिस फार्मूला यदि आप C11 निकालना चाहोगे तो वो हो जाएगा A11 प्लस B11। आप C12 निकालना चाहोगे तो भी समेशन, C22 निकालना चाहोगे तो भी समेशन। मतलब सिंपल सर, इससे इजी चीज क्या हो सकती है, बिल्कुल इससे इजी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन इसके इर्द गिर्द आप क्या क्या चीजें हैं वो देख लो बेटा। आपके पास यदि मैट्रिक्स A है, रुको एक मिनट, आपके पास एक मैट्रिक्स है A और आप उसे B में जोड़ दे रहे हो, ठीक है। आप ऐसा कर दो, चाहे एक काम करो, ये B में A को जोड़ दो तो भी क्या आएगा, B11 प्लस A11,
ये आगे पीछे ही लिखेंगे, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? सपोज यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो तो 6 ही आना है। 3 + 2 बोल लो तो भी 6 ही आएगा। तो यहाँ से एक बहुत ही फेमस कंडीशन है कि a + b करो चाहे b + a करो, दोनों बराबर होंगे। अब ये इतना बेसिक है कि मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा नहीं सकता इसको, मतलब एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे शर्म आ जाएगी और उधर से ये मैट्रिक्स बोलेगा कि क्या कर रहा है भाई, मुझे एग्जीक्यूट करेगा। ये तो बच्चों को ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि नहीं? अरे 2 मैट्रिक्स ले लो, a + b लिखो, b + a लिखो, दोनों सेम ही आने हैं। तो इसको बोलते हैं कम्युलेटिव, यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन कम्युलेटिव होता है। तो लिख लो जरा कि एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स इज कम्युलेटिव, और ये उसका पॉइंट हो जाएगा, है ना। अब एक काम करो, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों साथ लेके चलो भाई, क्योंकि दोनों सेम टू सेम कहानियां हैं। चाहे आप एडिशन कर दो या सब्ट्रैक्शन कर दो, है ना, प्लस माइनस या प्लस माइनस, सभी को साथ में लेके चल रहे। तो आपको लिखना भी ये होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्युलेटिव, है ना। ये कम्युलेटिव प्रोसेस है या ये एक कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरा है कि ये एसोसिएटिव भी होते हैं। एसोसिएटिव का मतलब ये है बेटा कि आपने लिया A, आपने लिया B, आपने लिया ये सारे मैट्रिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। या आप A और B को पहले जोड़ दें और बाद में C को जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 2+ आप जैसा कि नंबर्स में होता है 1 + 2 + 3, वैसा के वैसा एडिशन के मामले में इधर भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नंबर में मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वो यहाँ फुलफिल होगा, नहीं। इसीलिए कंपैरिजन करके नंबर सिस्टम से तो कतई नहीं बताना है। लेकिन मैट्रिक्स की भाषा में भी आप समझ गए कि यदि किन्हीं 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। और तीसरा भी मैट्रिक्स होगा तो तीनों का जुड़ जाएगा। अब तीनों में से किन्हीं 2 को पहले जोड़ दो, एक को बाद में जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन पे। तो ये क्या करते हैं जी, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब एक और हम लिखते हैं, मान लो आपके पास लिखा हो a + b और यहां लिखा है c + a। तो ये तभी पॉसिबल है जब, ये कब पॉसिबल है, जब b बराबर हो c के, ये तभी पॉसिबल है। ऑब्वियस सी बात है यार, जब दोनों तरफ a बराबर है तो वो तो a एक दूसरे को कैंसिल कर ही देगा। a इधर है, इस a को इधर लाया, माइनस साइन आया, सब्ट्रैक्शन उड़ा ही देगा, कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं ये a कैंसिल हो जाएगा बेचारा, b = c हो जाएगा, है कि नहीं। कैंसिलेशन लॉ, यानी कि कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करते हैं। ये बात क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस था क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस हैं आपके पास और आप चाह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। होता क्या है, यदि आप 2 मैट्रिक्स को, सबसे पहली बात 2 मैट्रिक्स में ले लेता हूं, जैसे कि मैंने A लिया मैट्रिक्स 3 × 4 और एक मैट्रिक्स लिया मैंने B और B लिया मैंने 4 × 3 का, 4 × 3 का लिया मैंने। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने चाहते हैं तो फॉरमोस्ट कंडीशन वो तभी पॉसिबल होगा AB, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, AB। तो AB विल बी पॉसिबल, ये होगा ना भाई। AB विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन, कंडीशन ये है कि इसके जो कॉलम्स है और इसके जो रोज हैं वो बराबर होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। लेकिन ऐसा क्यों, वो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन ये शर्त पक्की है कि यदि आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं,
यानी कि आप चाहते हैं कि ए और बी ऐसे आप मल्टीप्लाई करें, तो वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स are equal to number of rows of second matrix. AB is possible only when number of columns of first matrix, if number of columns of first matrix, number of columns of first matrix is equal to number of rows in second. ये हो गया साहब। ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है। मैं क्या बोला, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में बोला कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, यहां ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। यहां जरूरी क्या है कि इसके कॉलम्स उसकी रोज के बराबर होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है। और इनका जो मल्टीप्लाई करोगे ना, ए और बी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा ना बेटा, यदि आप एक मैट्रिक्स लेते हो 3/4 का, दूसरा लेते हो 4 गुना 3 का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी बनेगा, है ना, ए बी जो बनेगा वो बनेगा 3x3 का, 3x3 का। ये इसके रोस और इसके कॉलम्स के बराबर उसका ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उस पर मैं आऊंगा। उससे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि ये चीज आपकी खोपड़ी में परमानेंटली फिट हो गई, तो अब आप मुझे बताइएगा, इफ ये परमानेंटली फिट इन योर खोपड़ी, तो मुझे अब एक बात बताओ, आपके पास एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं 3 गुना 3 और एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं b इज इक्वल टू 4 गुना 4। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बताइए, क्या a गुना b पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज यहां पे इसकी कॉलम 3 है और इसकी रोज 4 हैं, ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होगा। अच्छा, संभव नहीं होगा, ठीक है, मान ली बात। अब देखते हैं जरा कि a इज इक्वल टू लेता हूं मैं 4 गुना 3 और b ले लेता हूं मैं 3 गुना 2, ये ले लेता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या a क्रॉस b पॉसिबल है? तो आप बोलोगे कि कतई पॉसिबल नहीं है। अरे नहीं क्यों है भाई, होगा ना, सिंपल सा फॉर्मूला है, और वही है कि इसके कॉलम्स इसकी रो के बराबर होने चाहिए। ये यदि संभव है तो आंख मीच के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका संभव मल्टीप्लिकेशन है। और जो संभव मल्टीप्लिकेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 4 गुना 2, 4 गुना 2। अब चलो यही मैट्रिसेस में उठाता हूं दोनों, लेकिन अब क्या करता हूं, b को a में मल्टीप्लाई करता हूं। b का है 3 गुना 2 और a जो है हमारा वो है 4 गुना 3। इन दोनों का कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, दोनों के एलिमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, बस पोजीशन मैंने गड़बड़ कर दी। तो आप जरा पोजीशन गड़बड़ कर देने से यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। सर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो ये संभव नहीं है। अरे वाह, ए बी संभव है लेकिन बी ए संभव नहीं है। ए बी संभव है, बी ए संभव ही नहीं है, यानी कि ए बी बी ए के बराबर पॉसिबल ही नहीं है। यह नंबर सिस्टम वाला फॉर्मूला नहीं चल रहा है कि 2 गुना 3 करोगे तो 6 आएगा और 3 गुना 2 कर दोगे तो भी 6 आएगा। यहां तो क्या हो रहा कि ए बी पॉसिबल हो रहा है लेकिन बी ए पॉसिबल ही नहीं है। बताइए, तो दोनों बराबर कैसे होंगे? संभव ही नहीं है। तो ए बी
इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, यानी कि ये कम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। वहां पे तो क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्युलेटिव है। लेकिन यहां पे a गुना b इज नॉट इक्वल टू b गुना a इन जनरल, कम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। बाद में आएंगे। सर आप मुद्दे पे आइए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, वो तरीका बताइए। चलिए मल्टीप्लिकेशन का तरीका आई थिंक इस लेक्चर में इनफ है। अगले लेक्चर से मैं यहीं से शुरू करूंगा और मल्टीप्लिकेशन को हम सीखेंगे। बाय बाय।